हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज की। तो कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज में हमने देखा था मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी। तो हम एक एक करके सबको अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन। मैन में आता है, देखो मैन में क्या क्या वर्कफोर्स या मैन पावर जो हमारी लेबर काम कर रही है, और लेबर के ऊपर जो टेक्निकल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो सब किस में आएंगे? मैन में आएंगे। तो अब एक को हम पढ़ेंगे वर्कफोर्स प्लानिंग। वर्कफोर्स प्लानिंग में क्या होता है? वर्कफोर्स इज स्किल्ड या सम अनस्किल्ड लेबर। देखो होता है क्या है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर काम कर रही है वो या तो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप की होती है। टाइमली एम्प्लॉयमेंट इज जस्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कमैन ऑफ राइट ट्रेड एंड स्किल। ठीक है, हमें क्या होता है कि नंबर ऑफ जैसे वर्कमैन की टाइम के हिसाब से तरह तरह की जरूरत होती है, कभी ज़्यादा कभी कम। ओवर मैनिंग एंड अंडर मैनिंग बोथ आर बैड। व्हाट इज़ द ओवर मैनिंग, अंडर मैनिंग? ओवर मैनिंग मतलब ओवर मैनिंग अंडर मैनिंग दोनों बेकार कैसे? जैसे हमें लेबर की ज़रूरत है 10 की और पता लगे कि लेबर काम करने आ रही है 50, तो प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। अंडर मैनिंग भी बेकार है कि 10 लेबर का काम है, काम कर रही है 5 लेबर। तो ओवर मैनिंग अंडर मैनिंग दोनों बेकार है। सडन फ्लक्चुएशन इन लेबर स्ट्रेंथ शुड बी अवॉइडेड। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि जैसे जब खेती का टाइम आता है तो लेबर अपने गाँव की तरफ लौट आती है, तो उस समय पे जो लेबर की स्ट्रेंथ है उसमें सडन फ्लक्चुएशन आता है। तो इसको अवॉइड करें। तो जिस समय सडन फ्लक्चुएशन आ रहा है उस समय अदर काम कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग वगैरह का। डिस्क्राइब वर्क एलिमेंट एंड एसेस नंबर ऑफ वर्क डेज टू बी पुट एवरी वीक या मंथ। हम ये सारी चीज़ पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए कि हर वीक और मंथ में कितने नंबर ऑफ वर्क डेज हैं। ड्रॉ ए चार्ट ऑफ मैन पावर नीडेड यूजिंग सीपीएम नेटवर्क। एक मैन पावर का एक चार्ट ड्रॉ करो यूजिंग सीपीएम नेटवर्क। एडजस्ट शेड्यूल एंड रिक्वायरमेंट अवॉइडिंग सडन फ्लक्चुएशन। सडन फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए शेड्यूल एंड रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करो। एज सर्टेन अवेलेबिलिटी ऑफ राइट ट्रेड एंड स्किल फॉर रिक्वायरमेंट। ठीक है, एंड मेंटेन ए रीजनेबल रेशियो बिटवीन सुपरवाइजर एंड वर्कमैन की वर्कमैन जो सुपरवाइजर उनके बीच में एक प्रॉपर रेशियो मेंटेन रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकल एंड मैनेजरियल पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन। ए सोशल अरेंजमेंट विच परस्यूज कलेक्टिव गोल्स एंड विच कंट्रोल इट्स ओन परफॉर्मेंस। ठीक है, हम टेक्निकल मैनेजमेंट क्यों रखते हैं? क्योंकि जो अपने गोल है उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सके और परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं? टेक्निकल एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं अलग से। फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन क्या क्या होते हैं? देखो, गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय बनाते हैं, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको ये काम इतने समय में इतने बजट में कंप्लीट करना है। प्रोवाइड एडुकेट कम्युनिकेशन। अगर देखो प्रॉपर सुपरवाइजर, जैसे एक नंबर ऑफ लेबर पे सुपरवाइजर है, अगर ये सारी चीज़ प्रॉपर मैनेज हैं तो कोई भी हमें चीज़ कम्युनिकेट करानी है तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सकेगा। डेमोक्रेट्स अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ ईच ग्रुप एंड एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉय हैं एंड हर ग्रुप की जो कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अथॉरिटी, उनको हम डेमोक्रेट कर सकते हैं आपस में। ठीक है, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज़ को ग्रुप और इंडिविजुअल के बीच में, उनके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हम आपस में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जिससे एक्टिविटी ऑन टाइम एंड ऑन बजट हो पाए। तो ये सब काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल। मटेरियल क्यों इफेक्टिव है? मटेरियल का बात करते हैं। देखो मटेरियल, देखो हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं? एक मटेरियल का एक मटेरियल शेड्यूल बनाते हैं। प्रॉपर मटेरियल शेड्यूल में हमें ये पता लगता है कि हमें कौन सा मटेरियल कब ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से मटेरियल का जितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम मंगा के रखते हैं। जैसे ब्रिक, स्टोन, टिम्बर, सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट, पेंट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, लाइम सैंड, ईटीसी। Material schedule showing quantity, quality and time of delivery should be prepared with reference to work schedule and plan the adequate supply of material। और क्या डिसाइड करते हैं? adequate supply of the material का प्लान करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीनरी। देखो मशीनरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में किस किस पे डिपेंड होती है? रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। रिक्वायरमेंट किस पे डिपेंड करेगी? हमारा प्रोजेक्ट किस टाइप का है। बैचिंग प्लांट, मिक्सचर, ट्रक, वाइब्रेटर, ट्रैक्टर, एक्सक्वेटर एंड क्रेन, ईटीसी। ठीक है,
इक्विपमेंट शेड्यूल या कैलेंडर शुड बी प्रिपेयर। हम क्या करते हैं, एक इक्विपमेंट शेड्यूल और कैलेंडर बनाते हैं, जिससे हमें क्या पता लगता है। जैसे इक्विपमेंट शेड्यूल में क्या होता है कि हमें इस मशीन की जब ज़रूरत है तो उस समय हम उस मशीन को मंगा के रखते हैं। अगर मान के चलो वो एक्टिविटी उस समय पे परफॉर्म हो नहीं रही है और हमने इक्विपमेंट पहले मंगा लिया है, तो जिससे हमें क्या दिक्कत आएगी, उससे हमें दिक्कत आएगी कि उसका जो लीज है वो बिना फालतू ही बढ़ रहा है, बिना फालतू में ही हमें उसका एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इक्विपमेंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू अनदर या कैन बी परचेज न्यू डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक एनालिसिस। देखो ये क्या होता है कि जैसे जैसे बिल्डर बड़े बड़े बिल्डर होते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद के इक्विपमेंट खरीद के रखते हैं और उनकी क्या 2 या 3 से अधिक साइट चल रही होती है, उनकी साइटें चल रही होती हैं बहुत सारी। तो जैसे आज ये इक्विपमेंट इस साइट पे काम कर रहा है, तो हम उस हिसाब से प्लान ऑर्गेनाइज करते हैं कि इस साइट पे इस दिन ये काम होगा तो इक्विपमेंट एज इट इज़ वहाँ चले जाए, जिससे हमें इक्विपमेंट परचेज ना करना पड़े। ठीक है, या हमें परचेज करना पड़ता है अपनी इकोनॉमिक एनालिसिस के। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ राइट इक्विपमेंट या टूल में लीड टू फाइनेंशियल लॉस एंड और कैन होल्ड अप टू द वर्क। नॉन अवेलेबिलिटी मतलब राइट इक्विपमेंट की अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करती है, फाइनेंशियल लॉस करती है और जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी। मनी कैसे, देखो मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। मनी मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में जो मैन मटेरियल मशीन थी सारी किस पे डिपेंड करती हैं, सारी मनी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ऑल अदर रिसोर्सेज डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, सो फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी प्लान वेरी केयरफुली। तो हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे से प्लान करते हैं कि हमें किस टाइम पे कितना पैसा की हमें ज़रूरत होगी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन पार्टिसिपेंट, कि जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है उनमें कौन कौन कंस्ट्रक्शन पार्टिसिपेंट होंगे और उनका क्या क्या काम होगा, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो एक एक टॉपिक हम पढ़ते चलते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन पार्टिसिपेंट में कौन कौन होता है। तो देखो कंस्ट्रक्शन पार्टिसिपेंट में कौन कौन होता है, जैसे एक बिजनेस प्रमोटर, एक क्लाइंट होता है, देन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, देन आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग एसोसिएट होते हैं। ठीक है, एंड इनपुट सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, ये सब होते हैं। तो ये किस तरीके से इनका क्या क्या योगदान होता है, तो ये सब हम कंस्ट्रक्शन पार्टिसिपेंट में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन पार्टिसिपेंट मतलब जो कंस्ट्रक्शन टीम में आदमी होते हैं, तो उनका मेजरली काम क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, आपको भी पता है वो कॉम्प्लेक्स एंड कंपोज होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ये सारे मतलब टीम होती है हमारी, किस किस की, डिजाइनर, कॉन्ट्रैक्टर की होती है, सप्लायर की होती है, क्लाइंट की होती है। तो सारे हमारे होते हैं कि इनके साथ हमें काम करना होता है, प्रॉपर एक टीम के साथ मैनेज करते हुए हमें काम करना होता है। तो हम एक एक पढ़ते चलते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं बिजनेस प्रमोटर या क्लाइंट। बिजनेस प्रमोटर या क्लाइंट कैसे हेल्प करता है और ये क्या होता है। देखो आपको भी पता है कि जो क्लाइंट, बिजनेस प्रमोटर को हम क्लाइंट भी बोलते हैं, और ये क्या है, ये पूरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का एज ए हेड होता है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये होल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की क्या है, एक की है, की तरह काम करेगा। तो इसे हम पढ़ते हैं। आल्सो कॉल्ड द क्लाइंट, ही इज द पोटेंशियल ओनर ऑफ द कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी। ये ओनर होता है कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी का। इट इज ही हु स्पॉन्सर द वर्क, फाइनेंस देयर कंस्ट्रक्शन, यूटिलाइज द फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट। ठीक है, क्लाइंट में भी गवर्नमेंट बॉडी या पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज। देखो जो क्लाइंट होती है ना वो कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट। आपको भी पता है जैसे जनरली क्लाइंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट तो होता ही है, तो पब्लिक सेक्टर क्लाइंट में गवर्नमेंट आते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट में आपने देखा होगा एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, नेशनल कंपनीज, लोकल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट वाले होते हैं, और प्राइवेट क्लाइंट होते हैं। तो इन सब का अलग अलग काम होता है। जैसे गवर्नमेंट की जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज के अंडर में आते हैं। ठीक है, फिर देन उसके छोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है, नेशनल कंपनीज उनको हायर करती है, उनको उनके ऊपर काम करती है। लोकल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट क्या करते हैं, जो हमारे नॉर्मल हाउस लेवल पे जो प्रोजेक्ट होते हैं, जिसको हमें कोई घर बनाना है तो हमें उन्हें दे देते हैं। ठीक है, प्राइवेट क्लाइंट में जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का काम, ये है, ये क्लाइंट है प्लम्बिंग का, तो हम ऐसे काम देते हैं, तो वो क्या होता है, प्राइवेट क्लाइंट होते हैं। तो हम जनरली जो हमारे घर लेवल पे होते हैं, मतलब जो हम अपने घर बनाने को प्राइवेट क्लाइंट को मतलब हायर करते हैं, उनको अंडर में काम देते हैं कि भाई आपको ये काम कंप्लीट कराना है। कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बी एग्जीक्यूट थ्रू क्लाइंट ऑन रिकॉग्निशन एंड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ना उसको एग्जीक्यूट कराना होता है क्लाइंट के द्वारा, और वो ऑर्गेनाइजेशन है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उसको ऑर्गेनाइज कराते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंसल्टेंट। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का मतलब क्या होता है, देखो इसमें क्या आता है, आर्किटेक्ट इंजीनियर वगैरह आते हैं, तो उन वो काम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। जैसे इंजीनियर में स्ट्रक्चर इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर में जो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन एयर कंडीशनिंग, सैनिटेशन इनका काम देख रहा है, और क्वांटिटी सर्वेयर देख रहा है। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंसल्टेंट में एक टीम होती है, हम एक टीम होते हैं जो इस काम को मतलब विद इन टाइम, विद इन बजट में कंप्लीट करा दे। तो द इमर्जिंग trend these days is to be hire these consultant for rendering certain service on contract basis. Generally task assigned include project feasibility study including cost estimate and site survey और site investigation करनी होती है, एस्टिमेटिंग, इनिशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, ठीक है, सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग वर्क, ठीक है, स्क्रूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, एंड डैट मीन्स जो डिजाइन एंड ड्राइंग है उसकी जांच करना, उन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए काम को कंप्लीट कराना, प्रोसेसिंग प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एजेंसीज, टेंडरिंग एंड अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट टू द सक्सेसफुल बिडर, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो मतलब कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, टेंडरिंग, अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, उनको सक्सेसफुल काम करने के लिए हम ये सब काम करते हैं प्रॉपर टीम के साथ। डिजाइनिंग प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग वर्क्स एंड डेवलपिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड सिस्टम, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए एक मतलब प्रोसीजर सिस्टम के साथ डेवलप करते हैं और डिजाइन करते हैं। डेवलपिंग डिटेल कंस्ट्रक्शन प्लान को डिटेल करते हैं एंड प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड परफॉर्मेंस मेजरिंग स्टैंडर्ड को डिसाइड करते हुए उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सुपरवाइजिंग वर्क इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोजेक्ट टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। हम जो वर्क है उसको सुपरवाइज करते हुए हम उस प्रोजेक्ट टाइम, विद इन टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में उनको कंट्रोल करते हुए उस काम को हम कंप्लीट कराते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग एसोसिएट। इसमें क्या क्या होता है, देखो आपको पता है कि मकान की जो डिजाइनिंग का काम होता है वो कौन देखता है, आर्किटेक्ट होता है। तो एन आर्किटेक्ट इज एन इंडिविजुअल, तो हम क्या करते हैं, आर्किटेक्ट अलग होता है, और देखो आर्किटेक्ट का काम होता है कोई भी स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करना, और उसमें जो लोडिंग कंडीशन है, अदर काम को देखना वो कौन करता है, इंजीनियर्स करता है। तो ऐसा नहीं हो करते हम कि आर्किटेक्चर का काम अलग को दे दें इंजीनियरिंग, तो आपस में वर्क क्या कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा, आपस में मिल नहीं पाएगा काम। तो हम क्या करते हैं, एक ही ऐसा एसोसिएशन डिसाइड करते हैं जिसमें आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर, और दोनों काम हमें साथ में सारा काम कंप्लीट मिल जाए। देखो, एन आर्किटेक्ट इज एन इंडिविजुअल हु डिजाइन द बिल्डिंग, लैंडस्केप एंड अदर आर्टिस्टिक फीचर, ठीक है। द इंजीनियर्स एसोसिएट विद आर्किटेक्ट डेवलप स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड अदर स्पेशलिस्ट सिस्टम एंड डिजाइन। आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग एसोसिएट आर द फर्म इन्वॉल्विंग बोथ आर्किटेक्ट एज वेल इंजीनियर, मतलब इसमें दोनों टू प्रोवाइड कंप्लीट डिजाइन सर्विस अंडर वन रूफ, मतलब हमें एक ही जगह सारा काम मिल जाए, एक सारा काम हमें कंप्लीट होके मिले, तो हमें ऐसा काम देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनपुट सप्लायर। इनपुट सप्लायर मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोसीड नीड्स रिसोर्सेज इनपुट, कंस्ट्रक्शन इनपुट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैन, मटेरियल, मशीनरी एंड मनी, जो इनकी मतलब टाइम टू टाइम अवेलेबिलिटी करा सको, तो ऐसा आदमी हो जो मटेरियल, मशीनरी, मनी, इनका भी हमें ध्यान रखें, ठीक है। ये सब इनपुट सप्लायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर। देखो आपको पता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, मतलब इसे हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का बैकबोन बोलते हैं, क्योंकि सारा काम आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में होता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म द बैकबोन ऑफ द कंस्ट्रक्शन बिजनेस एज दे एग्जीक्यूट most of the construction work. In the competitive construction business, the contractor generally tends to specialize in particular area of construction. आजकल आपने देखा होगा हर चीज़ के कॉन्ट्रैक्टर हो गए हैं, जैसे ये काम का अलग कॉन्ट्रैक्टर हो गया, जैसे जो कंस्ट्रक्शन का है, और प्लम्बिंग का अलग कॉन्ट्रैक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का अलग कॉन्ट्रैक्ट, जो मैकेनिकल काम उसका अलग कॉन्ट्रैक्टर हो गया। तो इस तरह से हमें कॉन्ट्रैक्टर भी हायर करने होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर देखो कौन कौन से होते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्टर होता है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है, स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर फॉर वेरियस टाइप ऑफ हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन लाइक हाईवे, ब्रिज, डैम, ईटीसी, स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क्स लाइक पावर प्लांट, प्रोसेस इंडस्ट्री, ईटीसी, स्पेशलिस्ट यूटिलिटीज सर्विस कॉन्ट्रैक्टर, दीज इंक्लूड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल कॉन्ट्रैक्टर, HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो इस टाइप के सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टेज इन कंस्ट्रक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।